ये देखिए, ये है इंडिया की जीडीपी 4.9 ट्रिलियन डॉलर्स और ये चाइना की जीडीपी 18.6 ट्रिलियन डॉलर्स इन 2024। आज हम चाइना को कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना कर ले, लेकिन इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता कि चाइना ने इंडिया को बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। फिर वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, एजुकेशन हो या फिर एआई ही क्यों ना हो। अभी मार्च तक ही इंडिया ने चाइना से 113.5 बिलियन डॉलर्स के इम्पोर्ट्स कर लिए। इसका मतलब समझते हैं आप लोग। आप जिस फोन पे वीडियो देख रहे हैं और आपके घर में जितना भी स्टील लगा हुआ है वो सब कुछ चाइना से आ रहा है। लेकिन 1980 तक तो दोनों देशों की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम ही थी ना। फिर चाइना ने ऐसा क्या करा जिसके कारण वो तो बन गया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। China is the world's second largest economy and the biggest importer. और इंडिया उसके आसपास भी ना रहा। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि चाइना ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जिससे इंडिया को सीख लेनी चाहिए और इंडिया को ऐसे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉपिक को गहराई से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा क्योंकि इंडिया और चाइना का इतिहास बहुत पुराना है। तो चलते सेकंड बीसीई यानी 2000 साल पहले। उस टाइम पर इंडिया में मौर्य और गुप्ता एम्पायर रूल करते थे और चाइना में हान डायनेस्टी। दोनों ही एम्पायर चाहते थे कि दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़े। इसके कारण 2 रूट्स को डेवलप करा गया। पहला था सिल्क रूट जो चाइना से सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप तक जाता था और दूसरा था मैरीटाइम सिल्क रूट। एक सी रूट था जहाँ शिप्स इंडियन ओशन और साउथ चाइना ओशन के थ्रू होते हुए जाती थी। इंडिया एक्सपोर्ट करता था मसाले, कॉटन, आयुर्वेदिक हाउस, प्रीशियस स्टोन्स जैसे गोल्ड और सिल्वर को, और चाइना एक्सपोर्ट करता था सिल्क, टी, प्रोक्लेन, जूट, पेपर को। दोनों देश मिलके पूरी दुनिया की 50% से भी ज्यादा जीडीपी होल्ड करते थे। और हाँ, हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। उसके बाद मुगल आए, मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स आए और सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन हम उन चीजों में नहीं पड़ेंगे। हम आते हैं 90s के पीरियड में जब दोनों ही देशों को आजादी मिली। इंडिया आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को और चाइना आजाद होता है 1 अक्टूबर 1949 को। अब इस टाइम पर दोनों ही देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे, भुखमरी हो रही थी, इकोनॉमी डूबी हुई थी। तो इस इकोनॉमी को बचाने के लिए दोनों देश लाते हैं 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान इंडिया में लाए गए थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा और चाइना में लाए गए थे माओ जेडोंग द्वारा। अब माओ जेडोंग कौन है? माओ जेडोंग वही इंसान है जिसने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को फाउंड करा। 1980s तक तो दोनों देशों की जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही थी, लेकिन 1990 आने तक चाइना ने इंडिया को बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ दिया। ये देखिए, चाइना की जीडीपी ग्रोथ इन 1992 14.3% और इंडिया की ग्रोथ तो छोड़ो बल्कि देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। वो तो आईएमएफ से लोन मिल गया, वरना पता नहीं देश का क्या होता। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए हमें समय में एक और बार पीछे जाना होगा। असल में जब दोनों देश अपने 5 ईयर प्लान लेकर आए तो वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे थे जिस तरीके से उनको चाहा गया था। इस चीज को चाइना ने पहले ही भाप लिया और वो 1978 में लिया है अपनी ओपन डोर पॉलिसी। अपनी ओपन डोर पॉलिसी में चाइना ने बोला, भैया ये सोशलिस्ट एक्टिंग काफी हो गई, अब हम करेंगे बिजनेस, वो भी फुल टाइम। और वहीं से शुरू होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म का गेम, जिसमें चाइना ने अपने गेट्स खोल दिए फॉरेन कंपनीज के लिए। बिजनेस आए, बिजनेस ग्रो हुए और चाइना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगा। चाइना ने अपने प्राइवेट लोगों से कहा, तुम बिजनेस करो, अपना काम बढ़ाओ, पैसा कमाओ और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जिससे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज का बूम हुआ और चाइना पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने लगा। अब जान तो इंडिया ने भी लिया था कि जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि 5 ईयर प्लान वर्क करेंगे वैसे नहीं कर रहे, तो इसलिए इंडिया लाए 1956 में अपनी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR, जिसमें इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया गया। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज आती थी जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन करेगी। इसमें थी एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, एयरवेज एक्सेट्रा। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज आती थी जिनको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर ओन करेंगे, लेकिन डोमिनेंस हमेशा पब्लिक सेक्टर की रहेगी। शेड्यूल सी में बाकी सारी बची हुई इंडस्ट्रीज आती है जिनको प्राइवेट सेक्टर ओन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है, लाइसेंस। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस, उसको ग्रो करने के लिए लाइसेंस, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी लाइसेंस। कहने कोई शेड्यूल सी में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेट सेक्टर ओन कर रहा था, राज तो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट का ही था और ये जो लाइसेंस था ये आसानी से मिलता नहीं था। अब इसके भी कई कारण थे। पहला था, जो लोग पावरफुल थे वो आसानी से इस लाइसेंस को पा लेते थे, जिसके कारण जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स थे वो बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते थे।
दूसरा था करप्शन, भ्रष्टाचार। छोटी से छोटी बात के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। पता लगा जितने का बिजनेस सेटअप नहीं हुआ है उससे ज्यादा की तो रिश्वत ही दे डाली। तीसरा, चलो आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर भी दिया लेकिन उसको अलॉट होने में सालों लग जाते थे। अब बताइए, प्राइवेट सेक्टर को तो कोई मौका नहीं दिया गया, पब्लिक सेक्टर ऐसा कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा था, ट्रेड हमारे देश का बिल्कुल जीरो हो चुका था, जिसके कारण ग्रोथ ना के बराबर हो गई थी और हमारी ये पॉलिसी भी ठप हो गई। और उसके बाद से तो चाइना ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और वो ग्रो होता ही चला गया। सोचिए, जिस टाइम पर यूएस जैसे देशों में रिसेशन आ रहे थे, 2009 की बात है ये, उस टाइम पर भी चाइना की जीडीपी 8.7% के रेट से ग्रो हो रही थी। लेकिन ऐसी क्या चीज है जिसके कारण चाइना हमेशा ही आगे रहता है? मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ग्रोथ नहीं दिखाई, हालांकि पिछले कई सालों में इंडिया ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, जहां पर इंडिया की जीडीपी भी 6.5% के रेट से ग्रो हो रही थी। लेकिन हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया का वक्त जो अब चल रहा है ये चाइना का 2009 में ही आ गया था और उस टाइम पे उनकी जीडीपी 9% की ग्रोथ रेट से ग्रो हो रही थी। तो कुछ तो है बात चाइना में ऐसी जिसके कारण वो हमेशा ही इंडिया से आगे रहता है। तो ऐसी क्या बात है, इसको हम जानेंगे अपनी वीडियो के चैप्टर 2 में, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए, क्योंकि इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये जो वक्त है ये इंडिया का चल रहा है। अगर हम कुछ ऐसे की एरियाज पर फोकस कर लेते हैं तो हम नंबर 1 बन भी सकते हैं। और हाँ, जो लोग इस वीडियो को छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, प्लीज उनसे हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए, वरना आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे और ये मैं चाहता नहीं। तो चलते हैं अब हम अपनी वीडियो के चैप्टर 2 पर। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने फिस्कल ईयर 2023-24 में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दिया 17% वर्सेस चाइना का था 36.5%। मैन्युफैक्चरिंग एक अहम हिस्सा होता है किसी भी देश का। आज जो डोनाल्ड ट्रम्प पूरी दुनिया में हाई टैरिफ्स लगा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि अमेरिकन ब्रांड्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करें। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, ग्रोथ होगी, सरकार को टैक्स भी मिलेगा, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। यही पर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वही सबसे ज्यादा वीक है। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई एफर्ट नहीं डाल ली, बल्कि गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स भी लॉन्च करी हैं टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे मेक इन इंडिया स्कीम, पीएलआई स्कीम, और इन स्कीम्स से हमें फायदा भी देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल 2014 में इंडिया मोबाइल फोन की 5.8 करोड़ यूनिट्स को प्रोड्यूस करता था, वही ये नंबर 33 करोड़ यूनिट्स हो गया 2024 के साल के अंदर। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पॉलिसीज वैसे वर्क नहीं करती जैसे इनको चाहा गया था, और इसका कारण है रेड टेपिज्म। इंडिया में पॉलिसीज आती तो है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। वहीं पर चाइना में पॉलिसीज आती भी है और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे रेड टेपिज्म नहीं है, अननेसेसरी रूल, ज्यादा पेपर वर्क, करप्शन एक्सेट्रा। अगर हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ले जाना है तो हमें इस रेड टेपिज्म नाम के राक्षस को खत्म करना होगा, और बाकी सब तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ठीक ही है। दी एजुकेशन सिस्टम, इंडिया की गवर्नमेंट हर साल 4% खर्च करती है अपनी जीडीपी का और एजुकेशन, और चाइना की गवर्नमेंट भी इतना ही खर्च करती है। लेकिन ये देखिए इंडिया के सरकारी स्कूल और ये देखिए चाइना के गवर्नमेंट स्कूल। जहां इंडिया के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़ो, टीचर्स भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं, चाइना के सरकारी स्कूलों में आपको वो हर फैसिलिटी मिल जाएगी जो आप इंडिया में 20,000 रुपए दे के अपने बच्चे को पढ़ाते हो। चाइना में स्टूडेंट्स का स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है, उनको एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं जो आगे जाके उनके काम आएंगे। और इंडिया में हम वही घिसे पिटे मैथ के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं और कबीर के दोहे रट रहे हैं, और यही फर्क है। अब बताइए कहाँ से होगी तरक्की? अब ऐसा नहीं है कि सीबीएसई के सिलेबस में एआई, रोबोटिक, इलेक्ट्रॉनिक एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि करते हैं, लेकिन स्कूल में हमें कभी भी इनको चूज करने का ऑप्शन ही नहीं मिला। स्कूल खुद ही इन सब्जेक्ट्स को अपने अंदर नहीं डालता, हमें उन कुछ चुनिंदा पीसीएम, कॉमर्स और आर्ट्स में घुमाते रहते हैं, और उसके बाद हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होता। और अगर फिर भी आपको एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है इंडिया में तो भरो फिर 20,000 महीने की फीस, जो कि ऑलमोस्ट 95% इंडियंस के लिए तो इम्पॉसिबल है। चाइना ने अपने देश के अंदर 1st to 9th ग्रेड तक की एजुकेशन को फ्री कर रखा है। अरे लेकिन इंडिया में भी तो फ्री है 1st to 8th ग्रेड तक की एजुकेशन। हाँ है इंडिया में फ्री, लेकिन आप मुझे बताइए, आप जो 1st to 8th ग्रेड में पढ़ रहे हैं क्या आपके वो जिंदगी में कभी काम आएगा? चलो फिर भी मान लेते हैं कुछ ना से तो कुछ सही, कम से कम इंसान लिखना पढ़ना तो सीख जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना का लिटरेसी रेट है 97% और इंडिया का है 80%, और इसके पीछे रीजन है करप्शन, भ्रष्टाचार। जो पैसा हमारे देश में सड़कें, स्कूल को डेवलप करने में लगना चाहिए था, वो नेताजी की कोठी खड़ी करने में लग रहा है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो 80 और 97% में ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है ना।
और अगर ये डिफरेंस करप्शन की वजह से ही क्रिएट हो रहा है तो हमें इसको जल्दी खत्म करना है, क्योंकि अगर ये करप्शन खत्म नहीं हुआ तो ये डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा, इंडिया पीछे की तरफ खिंचता जाएगा और चाइना आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और अगर ये करप्शन खत्म हो गया तो डेफिनेटली इंडिया चाइना को लिटरेसी रेट में क्या एजुकेशन सिस्टम में भी पार कर देगा, और उस टाइम पे हम भी कहेंगे हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 है पूरी दुनिया में। नंबर 3, माइंडसेट। बहुत बड़ा फर्क होता है एक इंडियन और एक चाइनीज माइंडसेट में, और फर्क हो भी क्यों ना। चाइना में बच्चा वो सीख रहा है जो उसका मन कर रहा है, और हमारे इंडिया में बच्चा वो सीख रहा है जो उसके कभी काम ही नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल, रोहन एक एवरेज स्टूडेंट है जो स्कूल भी जा रहा है, ट्यूशन भी अटेंड कर रहा है, और जब टेस्ट आ रहे हैं तो रट्टा भी लगा रहा है। अपने माँ बापू से एक डायलॉग सुनता है, बेटा 90% लाओगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, और लाइफ सेट। उसको शुरू से ही सिस्टम ये सिखा रहा है कि मार्क्स इक्वल टू सक्सेस। वहीं पर चाइना में एक लड़का है ली वोंग नाम का, वो भी एक रूटीन फॉलो कर रहा है लेकिन डिसिप्लिन में। वो भी सुबह 7 बजे स्कूल जाता है, शाम को 4 बजे घर आ जाता है, उसके बाद उसकी सेल्फ स्टडी का अलग से फिक्स टाइम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है, जहाँ रोहन हमारा रट्टा लगाने में ही लगा हुआ है, वही ली वोंग शुरू से ही कॉन्सेप्ट और डिसिप्लिन पे फोकस कर रहा है। वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, वहाँ पे परफॉर्मेंस पे फोकस करा जाता है। वो अपने माँ बाप से एक ही बात सुनता है, वर्क हार्ड नाउ रेस्ट लेटर। और उसके माँ बाप कभी भी उसको प्रेशराइज भी नहीं करते कुछ भी करने के लिए। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, पहले शुरुआत करते हैं रोहन से। या तो रोहन रट्टा लगाकर कहीं अच्छी जगह पे पोस्टेड हो जाएगा, या फिर वो चीज भी नहीं कर पाएगा और कहीं पे घिसी पिटी नौकरी करेगा। लेकिन दोनों ही केसेस में रोहन की हार है। अगर वो कहीं घिसी पिटी नौकरी भी कर रहा है, वहां पे भी वो पैसे से स्ट्रगल करेगा, लेकिन अगर वो कहीं पे अच्छी खासी पोजीशन पे पहुंच गया रट्टा लगा के, वहां पे भी वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उस चीज में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। और वहीं पर एक ली वोंग है जिसने शुरू से ही अपने पैशन को फॉलो करा, शुरू से उसने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करा, डिसिप्लिन उसकी जिंदगी में आ ही गया, और वो अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर पाएगा। तो यही फर्क है एक इंडियन और एक चाइनीज माइंडसेट में। दुनिया के सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स चाइना में है, फास्टेस्ट ट्रेन का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क चाइना में है। ये देखिए चाइना की फाइनेंशियल कैपिटल शंघाई को। और ये देखिए इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को। चाइना ने शुरुआत से ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया है। जैसे ही चाइना रिफॉर्म लेके आता है, उनके देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तेजी से इन्फ्लो होने लगता है। ये देखिए 1990 में चाइना ने 3.49 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव करी थी, और आने वाले सालों में ये नंबर बढ़ता ही चला गया। ये पैसा इन लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। 2013 में चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाया, जिसने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबली एक्सपेंड कर दिया। रोड बने, रेलवेज बने, पाइपलाइंस गई अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। और एक्सपोर्ट के तो क्या ही कहने, 2021 से 2025 तक के पीरियड में चाइना ने $3.5 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट कर दिए हैं। चाइना का सिंपल फंडा रहा है, उन्होंने अपने लोगों को 1 रुपया भी फ्री में नहीं दिया। उन्होंने अपने लोगों से कहा, हम तुम्हें स्कूल बनाकर देंगे जहाँ तुम पढ़ सको, हम तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लैंड देंगे जहाँ पर तुम काम कर सको, हम तुम्हें पोर्ट्स बनाकर देंगे जहाँ से तुम एक्सपोर्ट करो और उसके बाद पैसा कमा सको। इसी के कारण उनके देश में पैसा आता गया, और ये पैसा उन्होंने अपने रोड रेलवे को डेवलप करने में लगाया। और अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो ये देखिए मुंबई की सड़कें, इतने गड्ढे हैं यहाँ पर कि बारिश में तो इंसान तक डूब जाता है। वो तो नितिन गडकरी जैसे मिनिस्टर बैठे हैं, इस कारण हमारे नेशनल हाईवेज अच्छे खासे डेवलप हो रखे हैं, वरना तो पता नहीं क्या ही होता। अब ऐसा नहीं है कि फंड्स एलोकेट नहीं हो रहे। यूनियन बजट में 1121 लाख करोड़ रुपए स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को अलॉट हो रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों हमारी रोड्स डेवलप नहीं हो पाती, और अगर हो भी जाती है तो क्यों पड़ते हैं ये गड्ढे, पूछता है देश। डेमोक्रेटिक वर्सेस कम्युनिस्ट सिस्टम। क्या आप लोगों को पता है कि चाइना के अंदर 1 पार्टी रूल है, यानी वहाँ पर इंडिया की तरह हर 5 साल में इलेक्शन नहीं होते। और मेरे को ये भी रीजन लगता है चाइना की सक्सेस का, क्योंकि हर चीज काफी सेंट्रलाइज्ड है। अगर हम अभी का एग्जांपल ले लें तो अमेरिका ने चाइना पे 125% टैरिफ लगा दिए थे, जिसकी रिप्लाई में चाइना ने तुरंत ही अमेरिका पे 125% टैरिफ लगा दिए, क्योंकि दे जस्ट डोंट केयर, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना। और अगर हम यही इंडिया के केस में ले तो बीजेपी को 2 लोगों से लड़ना पड़ता,
पहला तो होता अमेरिका और दूसरा होते हमारे ही देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि डेमोक्रेसी तो एक अच्छी चीज है जिसने लोगों को किसी के खिलाफ गलत या सही बोलने का फ्रीडम दे रखा है। लेकिन आज की जो पोजीशन है इंडिया की, क्या वाकई डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है? मेरा मतलब डेमोक्रेसी लोकतंत्र का तो मजाक बनाकर रख दिया है। 1 वोट इक्वल्स टू 1 वैल्यू। लेकिन उस वोट को पाने के लिए लोगों का ब्रेन वॉश करना सही है? उनको जाति के नाम पर लड़वाना सही है? नहीं। इंडियन पेनल कोड में ऐसे कुछ सेक्शन है जो इन चीजों के खिलाफ है। जैसे सेक्शन 153A कहता है कि कम्युनिस्ट के बीच नफरत फैलाना। सेक्शन 295A रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना। सेक्शन 505 पब्लिक को प्रोवोक करना किसी भी ग्रुप के खिलाफ। अगर कोई इन्फ्लुएंसर, लीडर या फिर मीडिया चैनल ऐसी हरकत करता है तो उस पर केस हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्शन और प्रूफ नहीं हो पाते पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण। तो कहां पर है डेमोक्रेसी? इन दी एंड सारी पावर पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में, और हम माने ना माने डिसीजंस पर उनकी ही पकड़ है। अभी 2014 से 2025 तक एक ही सिंगल रूलिंग गवर्नमेंट रही है इंडिया में, बीजेपी, जिसके कारण हमारी पॉलिसीज स्टेबल रही हैं और अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिला है। चाहे फिर वो रिलेशंस हो फॉरेन कंट्रीज के साथ, बिजनेस का डेवलपमेंट हो या फिर हमारा कोर आईटी सेक्टर हो, सब में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। 2023 से 24 वाले साल में इंडिया के एक्सपोर्ट हाईएस्ट हो गए हैं, जहां पर इंडिया ने $778 बिलियन के एक्सपोर्ट करे। ये 67% ज्यादा है 2013-14 के ईयर से। हाँ, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। अब गलत को सही करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। इन दी एंड डेमोक्रेसी इज गुड जब तक लोग किसी को उसके काम के बेसिस पर वोट कर रहे हैं, न कि कास्ट ग्रीड के बेसिस पर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहां अगर इंडिया फोकस कर लेता है तो डेफिनेटली चाइना को डिफीट कर देगा। अगर मैं इस वीडियो को पूरा एनालाइज करूं तो मेरे को एक बड़ा विलन दिखता है, वो है करप्शन। चाइना के लोग हमेशा अपने देश की फायदे की सोचते हैं, उनकी तरक्की, उनके देश की तरक्की। लेकिन हमारे लोग हमेशा अपने फायदे की सोचते हैं। हाँ, सारे नहीं सोच रहे, लेकिन थोड़े बहुत तो सोच ही रहे हैं। तो इसी के कारण हमारा देश अटका हुआ है। अगर हमें अपने देश को नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है तो इस करप्शन के नाम को राक्षस को खत्म करना पड़ेगा जल्दी से जल्द। और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बहुत ही ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।